नमस्कार। दबंग न्यूज के इस खास कार्यक्रम भाग्य मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। भाग्य मंत्रा के पिछले एपिसोड में हमने आप सभी को बताया था कि धन लाभ और व्यापार को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, कर्म करके भाग्य को कैसे आजमाया जा सकता है। जी हाँ, तो उसी एपिसोड को आज एक बार फिर कंटिन्यू करते हुए आज उसके दूसरे भाग में हम हैं और लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं ज्योतिषाचार्य संगीता शर्मा जी। संगीता जी, भाग्य मंत्रा में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे कि पिछले एपिसोड में आपने हमें कई सारे तरीके बताए थे किस तरह से लाभ अर्जित किया जा सके, धन अर्जित किया जा सके, भाग्य और कर्म क्या होता है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कर्म क्या होता है और कर्म और भाग्य का क्या रिलेशन होता है। कर्म हमारे द्वारा किया गया कार्य ही कर्म होता है, अच्छा या बुरा। आज के समय में धन हर व्यक्ति चाहता है, परंतु धन चाहने के लिए उसे अपने कर्मों को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। अगर वो सुचारू रूप से नहीं चलाया जाएगा या कर्म का सही दिशा में नहीं चलाएगा कर्म को, तो ये दिक्कतें आएगी, उसको धन संबंधी दिक्कतें आएगी। आज कई बार व्यक्ति नौकरी करता है, व्यापार करता है, परंतु वो जो अपने कर्म होते हैं वो नहीं कर पाता है। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में कर्मों का महत्व बहुत अधिक है। मानव कर्म प्रधान है। जिस दिन मानव पैदा होता है उसी दिन से उसके कर्म शुरू हो जाते हैं और जब तक वो अंतिम श्वास लेता है जब तक कर्म चलते रहते हैं। जब हमारे भाग्य पे कर्म हावी होते हैं, भाग्य अगर अच्छा है तो कर्म, अगर हम थोड़ा भी कर्म करेंगे तो वो सहयोग देगा, परंतु भाग्य कहीं ना कहीं हमारा कोई पुराने पाप अगर हमारे साथ हैं और भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है तो हमारे कर्मों में हमारा किया हुआ कर्म भी कई बार अकर्म में बदल जाएगा। इतना ज़्यादा कर्म जो होता है संगीता जी, कितना महत्व होता है इसका? महत्व किस तरह से होता है कर्म का? क्यों किसी को कर्म करना चाहिए? कर्म करे बिना आज हमें हमारे कर्म पे विश्वास होना चाहिए। कई बार हमारा किया हुआ कर्म हमें सफलता भी देता है, कई बार असफलता देता है। कई बार किसान अनाज बोता है, उसको सफलता नहीं मिल पाती है। कोई भी आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या सूखा हो जाता है, तो क्या किसान धान बोना बंद कर देता है? नहीं। इसलिए हमको हमेशा किसान को अपना आदर्श मानकर और हमेशा हमको काम करते रहना चाहिए। कई बार व्यक्ति असफल हो जाते हैं और दुराचार की ओर चले जाते हैं। कई बार बच्चे लोग असफलता, जैसे उनको कर्म में असफलता मिलती है, वो कुछ ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जल्दी से जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो जिंदगी, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म कर रहे हैं, आज नहीं तो कल फल मिलेगा ही। जी संगीता जी, लेकिन अक्सर एक ये भी बात हमें देखने को मिलती है कि हुनर जो है वो सड़कों पर अपने तमाशे ही करता है और किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं महलों में राज करती हुई दिखाई देती है। तो भाग्य कितना महत्वपूर्ण है? भाग्य महत्वपूर्ण है या इंसान जो कर्म कर रहा है, जो शायद कोई कलाकार है वो अपनी कला अर्जित कर रहा है, तो भाग्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? उसी से क्या धन संपत्ति अर्जित होगी या कर्म से भी इसे किया जा सकता है? कर्म तो जीवन में महत्वपूर्ण होता है, पर भाग्य का सहयोग होना उसके लिए अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार बालक पढ़ाई तो करता है, पर माता पिता का सहयोग, अगर जिन बालकों को माता पिता का सहयोग सुचारू रूप से मिलता है वो अपना भविष्य बहुत उज्जवल बनाते हैं। और जिनको माता पिता का सहयोग नहीं मिलता है वो अपना जीवन कहीं ना कहीं बहुत ऐसे काम करके, जैसे आप बता रहे, सड़कों पे काम करके या कुछ भी करके, जो बालक अपना मतलब अपने जीवन को ऐसी दिशा की ओर ले जाते हैं जिनकी कोई दिशा ही नहीं होती है ना। तो इसलिए क्या है कि भाग्य का होना बहुत जरूरी है। भाग्य हमारे पिछले जन्मों के, वही कर्म वाली बात आ गई कि हम पिछले जन्मों के कर्मों से हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म के कर्म हमारे अच्छे हैं तो इस जन्म में भाग्य हमें कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक धन प्रदान कर रहा है, कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक प्रसिद्धि प्रदान कर रहा है। परंतु क्या होता है कि जब हम कर्म करने लगते हैं तो कई बार कर्मों के साथ ये ध्यान नहीं रखते कि इस जन्म का किया हुआ कोई कृत्य हमें इस जन्म में नहीं, आगामी बहुत सारे जन्मों में हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे संपत्ति है, आज संपत्ति हमारे नाम से ली है, वो संपत्ति अचल रहेगी, उस संपत्ति में नाम बदलते रहेंगे लेकिन संपत्ति अचल रहेगी। वैसे ही जीवन बदलता रहेगा,
हमेशा योनि बदलती रहेगी, लेकिन हमारा जो भाग्य है, जो हमारा कर्म है, वो वही रहेगा। कर्म मतलब हमारी संपत्ति में जो संपत्ति, और नाम जो हमारा भाग्य है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म हमें हर बार कम मेहनत में अधिक सफलताएं प्राप्त करवाते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो नवा भाव, मैंने एक बात आपको पहले भी बहुत पहले शुरू एपिसोड में ये बताई थी कि भाग्य नवा भाव मतलब हमारे पिछले जन्म का संचित कर्म इस जन्म में हमें मिल रहा है। अगर उसमें उच्च के ग्रह हैं, मित्र के ग्रह हैं, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो हमारा भाग्य अच्छा है। अगर हमारे यही ग्रह जो है चतुर राशि के बैठे हुए हैं तो वहाँ हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो हमारा भाग्य, हम कितनी भी मेहनत कर ले, कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हमेशा एक बात कही जाती है, पुराने हमारे बुजुर्गों ने कही है कि भाग्य वालों के घर बुद्धिजीवी लोग नौकरी करते हैं। भाग्य हमेशा, भाग्य का प्रबल होना अति आवश्यक है। भाग्य का प्रबल होना अति आवश्यक है तो हमारे कर्मों का अच्छा होना अति आवश्यक है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा है। इस जन्म में हमको जो मिल रहा है कहीं न कहीं 70% हमारे पिछले जन्म का संचित कर्म मिल रहा है। इसलिए हम इस जन्म में ऐसा कर्म करें कि आगामी समय में हमको वही जो संचित कर्म हमारा जो हमारे साथ जाएगा वो ऐसा जाए कि हम अपने भाग्य को प्रबल देखें। लेकिन संगीता जी, ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ कोई व्यक्ति जो है कर्म करता जाता है लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? कर्म करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है? भाग्य साथ इसलिए नहीं देता है कि आज जो हम कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा तो हम इस जन्म में निपटा के जा रहे हैं। पाप पुण्य जो भी कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं हमको मिल रहा है उसका हिस्सा, पाप कर रहे हैं उसका हिस्सा मिल रहा है। लेकिन अगले जन्म में हमको ये जो हमारा संचित कर्म होता है वह हमें अगले जन्म में मिलता है। अगले जन्म में जो मिलता है वह यही होता है कि हमने हमारे पिछले जन्म में या हम इस जन्म में कितना कर्म ऐसा कर रहे हैं जो हमारा भाग्य प्रबल हो रहा है। दूसरा, हम कहीं सही रूप में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि सही रूप में कार्य नहीं किया जाता है। व्यक्ति सोचता है इस चीज में धन मिल रहा है, ये कार्य मैं करूं। एक अंधी दौड़ होती है, हर व्यक्ति उस दौड़ के पीछे भागता रहता है। आज फिल्मी दुनिया है, वहाँ बालक लोग वहीं भाग रहे हैं कि वहाँ धन ज़्यादा है, लेकिन धन ज़्यादा के साथ में वहाँ भाग्य भी जुड़ा हुआ है, वहाँ शुक्र जुड़ा हुआ है। अगर आपका शुक्र प्रबल है तो आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे काम करेंगे, और अगर शुक्र प्रबल नहीं है, मंगल और शुक्र आपके प्रबल नहीं है, तो आप अच्छी जगह कार्य नहीं करेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन लोगों को लगता है कि इसमें बहुत पैसा है, लेकिन आज वो कार्य कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे एक कर्म करने से बहुत सारे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर वो गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसका खामियाजा तो हमको भुगतना है, आज नहीं तो कल। हमको ये जो हमने कर्म किए हैं उसका खामियाजा हमको भुगतना ही है। हम इस जन्म में भुगतेंगे, कुछ अगले जन्म में भुगतेंगे। अगले जन्म में हमारी एक ये रहेगी शिकायत कि हम अच्छे कर्म तो कर रहे हैं परंतु हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म का कोई कार्य ऐसा है जो हमें इस जन्म में असफल कर रहा है। संगीता जी, धन एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कर्म भी करते हैं लोग, लेकिन उस तरह से व्यापार कई बार नहीं चल पाता है। धन जितना वो अर्जित करना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाता है। तो पत्रिका में कौन से भाव से ये देखा जाता है कि व्यक्ति कितना धनी होगा, कितना धन उसके पास होगा, क्या ये भी पता लगाया जा सकता है? पत्रिका में द्वितीय भाव से धन की स्थिति को देखा जाता है। अगर द्वितीय भाव में स्वग्रही ग्रह बैठे हैं, उच्च के ग्रह बैठे हैं, तो हमें धन संबंधित परेशानी नहीं आएगी। द्वितीय भाव और नवम भाव, भाग्य और धन जब दोनों मिलेंगे तो हमें अपने भाग्य से ही धन मिलता रहेगा। लेकिन कभी कभी सिर्फ द्वितीय भाव अगर है और दशम भाव से जुड़ रहा है तो हमें अपने कर्म के द्वारा धन प्राप्त होता रहेगा। द्वितीयेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं या द्वितीयेश मित्र राशि में या मित्रों के साथ बैठे हैं तो हमें धन संबंधित परेशानी नहीं आएगी। धन का कारक है गुरु, गुरु हमें धन देते हैं। शुक्र लग्जरियस, बैंक जैसे आज बैंक है तो बैंक है शुक्र, लेकिन उसमें पड़ा हुआ जो धन है वो है गुरु। और जब हमको अगर गुरु और शुक्र दोनों आपस में मिलते हैं तो उस व्यक्ति को धन की कमी नहीं आती है। परंतु शुक्र अगर अकेले होंगे
तो हमें धन संबंधित परेशानी तो नहीं आएगी, पर साथ में वो बहुत सारे ऐब भी दे देंगे कि धनवान तो है पर ऐब ऐसे हैं जो हमारे लिए जग में हंसी का कारक बनेंगे। तो गुरु और शुक्र की स्थिति को देखते हुए हमेशा धन भाव की स्थिति में हमको गुरु और शुक्र की स्थिति देखना चाहिए। द्वितीय भाव में बैठे, द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का है, द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह हमारे कुटुंब के सामंजस्य को, धन को और हमें जो वसीयत मिलेगी उसको बताता है। इसलिए हमेशा द्वितीय भाव का आकलन करना चाहिए, पर द्वितीय भाव के आकलन के साथ में द्वितीयेश कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वो अष्टम में या 12वें भाव में बैठे हैं तो वो हमें, जो हम धन कमाएंगे, धन कमाया हमने बहुत है लेकिन वैसा का वैसा ही धन हमारा खत्म हो जाएगा, संचित नहीं हो पाएगा हमारे पास। जी बिल्कुल, ऐसा कई बार संगीता जी हम देखते हैं कि धन तो किसी व्यक्ति के पास बहुत आता है लेकिन उसके पास टिक नहीं पाता है, वो बहुत ही जल्दी या तो खर्च हो जाता है या किन्हीं दूसरे कार्यों में लग जाता है। क्या ये भी कुछ वही है जो आपने बताया द्वितीय भाव के? द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं अगर वो छठे भाव से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें बीमारी देते हैं। अष्टम को कर रहे हैं तो कोई भी कष्ट ऐसा आ रहा है हमारे जीवन में जिसमें हम व्यय कर रहे हैं। 12वें भाव में बैठे हैं, पैसा बहुत आएगा लेकिन व्यक्ति इतना खर्चा करेगा कि जैसे ही पैसा आया वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ बचत करनी है, वो तुरंत खर्च करेगा। उसके पास में, उसके दिमाग में ये बात हमेशा बैठी होगी कि मुझे खर्च करना है। तो वैसे ही द्वितीय भाव के अगर ग्रह हैं वो किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस भाव में द्वितीयेश कहाँ बैठे हैं, किस भाव को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आकलन अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, व्यापार में संगीता जी उन्नति के लिए मंगल की स्थिति का आकलन कैसे करना चाहिए? व्यापार का कारक है बुध, व्यापार का कारक बुध है और बुध अगर अच्छे हैं तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। बुध हमारी वाणी का कारक है, बुध हमारे बैंकिंग के सारे कार्यों का कारक है बुध। अगर बुध अच्छे हैं उसके साथ में मंगल की स्थिति को भी देखा जाता है। अगर मंगल और बुध साथ में बैठे हुए हैं, अच्छे हैं, तो बहुत सारे कार्य अच्छे करेंगे हम। लेकिन अगर बुरी स्थिति मतलब शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए। वो अगर किसी और के यहाँ नौकरी करेंगे तो उसके व्यापार को ऊंचाई छुआएंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लापरवाह होता है। व्यापार में सारी चीज़ों के साथ में लापरवाही नहीं चलती है, इसलिए वो लापरवाह होता है तो उसको किसी के यहाँ नौकरी कर लेगा, उसका व्यापार बहुत अच्छा चला लेगा। अगर खुद व्यापार करेंगे तो अपने व्यापार में वो हानि का सामना करेंगे। ऐसे ही मंगल अगर अकेले भी कहीं बैठे हैं, मंगल का दूसरे भाव का, छठे भाव, दशम भाव, इनमें अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंगल, तो आप मंगल और बुध, तो ये मान के चलिए अच्छे भाव में है, अच्छा फल देंगे। खराब भाव में, खराब मतलब शत्रु राशि के बैठे हुए हैं तो वो परेशानी देंगे। व्यापार में बुध का और मंगल का स्थायित्व होना बहुत जरूरी है, अच्छे भाव में होना जरूरी है। छठा भाव मंगल के लिए बहुत विशेषकर होता है क्योंकि कर्म भाव में बैठा हुआ मंगल छठे भाव को देख रहा है। छठा भाव हमारे कर्ज का होता है, छठा भाव हमारे रोग का होता है। तो जहाँ मंगल बैठते हैं उस भाव को उन्नति देते हैं, मतलब दशम भाव में बैठे हैं उसको उन्नति दे रहे हैं। लेकिन अगर छठे भाव को देख रहे हैं तो वहाँ की हानि कर रहे हैं। छठा भाव में अगर हानि कर रहे हैं तो हमारे कर्ज की हानि कर रहे हैं, कर्ज हमारा समाप्त हो रहा है, रोग हमारे समाप्त हो रहे हैं। मंगल अगर कर्म स्थान पे या धन स्थान पे प्रभावी बैठे हैं तो व्यक्ति देने वाला होता है, लोन देने वाला होता है। परंतु अगर यही शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति लेने वाला हो जाता है, वो किसी न किसी रूप में हमेशा कर्ज करता रहेगा। लेकिन अगर वो छठा भाव नहीं जुड़ रहा है तो वह उस कर्ज को कभी भी नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से मंगल ऊर्जा का कारक है, इसलिए मंगल को प्रभावी रखना हमेशा अति आवश्यक होता है। और जिस बालक की पत्रिका में मंगल बहुत अच्छा है उसमें बहुत सारे अवगुण भी गुण का काम करते हैं, क्योंकि दशम भाव में मंगल कर्म क्षेत्र को बढ़ाता है, छठे भाव में रोग और कर्ज की मुक्ति दिलाता है, धन भाव में अथाह धन देता है मंगल। और उसके बाद में 11वें भाव में अगर आय भाव में मंगल बैठा है तो ऊर्जा से धन आता है। इस प्रकार मंगल के ये प्रभाव।
ये तो बातें हुई संगीता जी कि मंगल और बुध जब शत्रु राशि में होते हैं तो किस तरह से किसी के भाग्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहीं अगर शत्रु राशि की जगह अगर मंगल और बुध कहीं और बैठे हैं तो किस तरह से धन संपत्ति पे और भाग्य पे असर डालते हैं? मंगल और बुध अगर हमारे छठे भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति कार्य तो करेगा लेकिन हमेशा असफलता की ओर जाएगा। अगर हमारे दशम भाव में मंगल और बुध शत्रु राशि के बैठे हुए हैं तो हमें हमेशा परेशानियों का सामना हमारे कर्म स्थान पे करना पड़ेगा। सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो सप्तम भाव में हमें सफलता नहीं मिलेगी, हम सफल हो ही नहीं सकते व्यापार में, और अगर हो भी जाएंगे तो हमेशा मतलब एकदम सफलता एकदम असफलता, हमें लाभ और हानि का सामना हमेशा करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आय भाव में मंगल और बुध बैठे हुए हैं तो मंगल और बुध की स्थिति अगर आय भाव में है तो आप ये मान के चलिए शत्रु राशि में, उसके साथ मैं ये भी बता रही हूँ कि शत्रु राशि में अगर है, आय भाव में है तो हमें कभी भी हमारी आय का सुख प्राप्त ही नहीं होगा। हम हमेशा कमाते रहेंगे और अपने बिजनेस में उसको खत्म करते रहेंगे। वैसे ही बुध और शुक्र अगर साथ बैठे हैं तो हमें महालक्ष्मी नारायण योग देंगे, और ये अगर आय भाव में बैठे हैं तो वहाँ हमें धन की प्राप्ति होगी, परंतु छठे भाव में अगर बैठे हैं तो ये कर्ज और रोग भी देंगे। हर घर में बैठे हुए व्यक्ति का हर अलग अलग उसकी विवेचना होती है। उसी प्रकार मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हमेशा देखते रहना चाहिए अगर हम व्यापार करते हैं, और व्यापार में इन चीज़ों का देखना, एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और बाद में जब ये सारी चीज़ें होती है उस समय हम लोग जाते हैं किसी के पास, तो उस समय क्या होता है, आगे का जो समय होता है हम आगे के समय को बहुत पीछे लेके आते हैं। जी, लेकिन संगीता जी अगर हम बात करें कि अगर दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अगर शत्रु ग्रह अगर है तो क्या प्रभाव पड़ता है शत्रु ग्रह का इन सभी जगहों पर? दूसरा ग्रह हमारे धन का है, धन में अगर शत्रु ग्रह बैठे हैं तो हमें धन प्राप्ति होने में वही मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। अगर छठा भाव है, छठे भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं तो वे हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, वे हमारे कर्ज, रोग, इन चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। सप्तम भाव में अगर ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं, वो हमारे वैवाहिक जीवन को नष्ट करते हैं, हमारे व्यापार को भी नष्ट करते हैं। उसके बाद नवम भाव में अगर शत्रु ग्रह बैठे हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारक होते हैं, क्योंकि अगर नवम भाव हमारा भाग्य है, अगर हमारे भाग्य में ही शत्रु बैठ गए हैं तो हमें परेशानी का सामना हर पल करना पड़ेगा। मेहनत बहुत सारी चाहेंगे और काम हमारे कम होंगे। दशम भाव में अगर शत्रु ग्रह है, हमारा कर्म स्थान गौण हो जाएगा, हमारे कर्म स्थान में हमें बहुत परेशानी आएगी, हमारे साथ के जो लोग हैं वो लोग परेशान करेंगे, या कोई ना कोई परेशानी हमारे कर्म स्थान पे हमेशा आएगी। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन परेशानियों का सामना कुछ ना कुछ होता है, कहीं दुश्मन हो जाते हैं, कहीं बॉस संतुष्ट नहीं है, कहीं हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो ये दशम ग्रह में जो हमारे शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं उनका असर है। ऐसे ही आय भाव, जब हमारी आय ही खराब है, अगर दूसरा भाव और 11वां भाव यही खराब होते हैं तो धन और आय, अगर धन और आय खराब है तो हमको इन चीज़ों से हमेशा दिक्कत जाती है, क्योंकि आय हो ही नहीं पाती है, शत्रु ग्रह आय होने ही नहीं देते। और विशेषकर जब हमें इन ग्रहों की दशा महादशा चलती है उस समय तो इनका प्रभाव 100 गुना और बढ़ के हमारे जीवन में मिलता है। जैसे कि अभी जिन 4 जगहों पर अभी हमने शत्रु ग्रह की बात करी, अगर इन्हीं जगहों पर यानी कि दूसरे, छठे, 10वें और अगर 11वें भाव पे अगर मित्र ग्रह की बात करें तो क्या इससे बिल्कुल विपरीत परिणाम देखने विपरीत परिणाम मिलेंगे। अगर दूसरे ग्रह में मैंने ये बताया भी था आपको पहले कि द्वितीयेश अगर स्वग्रही होके या मित्र राशि के बैठे हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में धन की कमी कभी नहीं आएगी। अगर छठे भाव में मित्र ग्रह बैठे हुए हैं तो वही होगा कि मित्र ग्रह हमें कर्ज और रोग, क्योंकि हर भाव व्यक्ति को देता है, हर भाव व्यक्ति को देता है कुछ भी। अगर द्वितीय भाव है तो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वो देगा हमें, वैसे ही छठा भाव भी दे रहा है, और छठा भाव जो दे रहा है वो रोग है, कर्ज है, ये देगा अगर उच्च के ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हैं
सप्तम भाव में अगर मित्र ग्रह बैठे हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, साथ में हमारा व्यापार व्यवसाय भी बहुत अच्छा होगा। यही ग्रह नवम भाव में अगर मित्र ग्रह बैठे हैं, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति स्वयं राजा के सदृश होता है। जिसका भाग्य अच्छा होता है उसको जीवन में कभी किसी भी अभाव नहीं आता, उसको जीवन में कभी कोई अभाव नहीं आता है। उसके बाद दशम भाव है। दशम भाव में अगर मित्र ग्रह बैठे हैं तो वो उसके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे। 11वें भाव में बैठे हैं तो आय हमेशा उसको होती रहेगी, परंतु अगर दशम 11वें और 12वें दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आय तो होती रहेगी पर व्यय भी साथ में रहेगा। इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि हम हमारी आय और व्यय दोनों को का बैलेंस बना के रखें। कई बार दशा महादशा भी अगर हमको व्ययश की आ जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे इन ग्रहों में ग्रह तो बहुत अच्छे बैठे हुए, फिर हमें परेशानी क्यों आ रही है। उसका कारण है कि कहीं महादशा आपको व्ययश की तो नहीं चल रही। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद अगर आपके घर में धन संपत्ति को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोगों के लिए है एक बहुत ही गुणकारी सुझाव। कहीं मत जाइए, देखते रहिए भाग्य मंत्र।